यूपी का निकाय चुनाव यूपी की सियासत की दशा और दिशा बदलने वाला साबित हुआ, खासकर मुस्लिम वोटरों को लेकर के। और इस चुनाव बैंक से फायदा मिला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बड़ी वजह ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है, जिसने इस निकाय चुनाव में दमदार दखल दी है। ऊपर से बीएसपी और सपा ने ओवैसी को हल्के में भी लेकर के बड़ी गलती कर दी। नतीजा यही रहा कि ओवैसी की पार्टी के मेरठ से मेयर उम्मीदवार असद ने 1,16,000 से अधिक वोट पा करके सबको चौंका दिया है। मेरठ में AIMIM के जो मेयर प्रत्याशी रहे वो दूसरे स्थान पर रहे, और जो अपने आप में पार्टी के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा 19 से ज्यादा पार्षद पदों पर AIMIM के प्रत्याशियों को जीत मिली, जबकि 3 नगर पालिका अध्यक्ष की सीटें भी ओवैसी की झोली में जा गिरी हैं। तो नगर पालिका में 33 सदस्य भी ओवैसी की पार्टी के जीत गए हैं। तो नगर पंचायत की 2 सीटों और सदस्यों की 22 सीटों पर AIMIM जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। हमारे साथ लगातार मनीष मिश्रा भी बने हुए हैं और के शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए मेरठ से। के मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो पर परिस्थितियों को देखा है। जिस तरह से AIMIM के जो प्रत्याशी रहे असद, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, जो सबको हैरान कर देने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उतनी मेहनत मैदान पर थी AIMIM के प्रत्याशी की? कीर्ति, आपने वैसे तो सारा डेटा दे दिया, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 1,28,000 से ज्यादा वोट AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद अनस को मिले हैं। और तब हमने उनसे पूछा कि आप अभी तक कहीं पे भी लाइमलाइट में नहीं थे, क्यों लाइमलाइट में नहीं थे? उन्होंने कहा हमें शिक्षा की बात करनी है, हमें मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात करनी है, लामबद की बात करनी है। हमने मिला कि न्यूज़ 1 इंडिया ने उनसे पूछा कि ये तो सारे अच्छे मुद्दे, बावजूद इसके आप साइलेंटली चुनाव क्यों लड़ रहे थे? उन्होंने कहा कि हमें कोई सीरियसली नहीं लेता था। जी हाँ, बिल्कुल यही बात थी कि अब तक उत्तर प्रदेश में AIMIM को सीरियसली कोई नहीं लेता था। अगर AIMIM की बात की जाती थी तो बात की जाती थी ओवैसी की, लेकिन इस सब का श्रेय जाता है उस कानून व्यवस्था को, जिस कानून व्यवस्था पर कुठाराघात किया है, जिस कानून व्यवस्था को सुधारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था सुधार रहे थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक और मूव चल रही थी, और वो ये थी कि सपा और बसपा का वो चेहरा मुसलमानों के सामने लेकर आना, जिसमें सपा और बसपा अपने आप को बेबस नजर आ रहे थे। आजम खान के ऊपर कार्रवाई होती है, सपा नहीं बोलती, और फिर जब अतीक अशरफ हत्याकांड होता है सपा नहीं बोलती, और उसके बाद जो परवीना शाइस्ता है उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती है। तब चुनाव के बीच में जाकर अखिलेश यादव बोलते हैं कि उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाना खराब बात थी, लेकिन अंदर ही अंदर AIMIM इस बात को मुसलमानों को समझाने में कामयाब रहे कि अगर तुम्हारे हक की बात कोई करेगा तो वो ओवैसी की पार्टी करेगा, क्योंकि तुम्हारी जीत तो तब भी नहीं होनी है, तब भी नहीं होनी है। तो तुम अपने आप को दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो, यूपी में तुम्हारी क्या ताकत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में तुम किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो, जिनके नाम सपा और BSP में शामिल है। सबसे बड़ा शिकार तो अगर कोई हुआ है तो वो इमरान मसूद का शिकार हुआ है, क्योंकि इमरान मसूद अपनी जीत को लेकर मुतमईन थे, और वहां पर AIMIM चाहे दूसरे नंबर पर नहीं आई हो, लेकिन उसने इतना नुकसान पहुंचाया है कि इमरान मसूद के सारे सपने। बिल्कुल, इमरान मसूद का जादू भी नहीं चला, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही थी। के मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष, अक्सर ये भी कहा जाता है कि AIMIM का इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी के माध्यम से, क्योंकि ये विपक्ष कहता है कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है, और इसलिए जब भी वोट काटने हो तो AIMIM को लड़ने के लिए बुलाया जाता है। एक फैक्टर तो ये, और दूसरा फैक्टर ये भी कि AIMIM की जो ओवैसी हैं वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे ज्यादा सटीक है राजनीति के लिए। तो ये 2 फैक्टर हैं, और ये 2 फैक्टर 2024 में कैसे देखे जाएंगे?
देखिए, निश्चित तौर से अगर आप विपक्ष की बात करेंगे और उनका जो वोट ग्राफ अगर गिरता है और एआईएम कहीं चुनाव लड़ता है, तो सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखेंगे तो कि आपके पास अगर आपको कहने का मौका ज़रूर मिलता है कि जिस तरीके से आप बात करते हैं और जिस तरीके से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आप मैं पीछे लेके जाऊँगा, चाहे क्योंकि ऐसी एआईएम की बात करेंगे, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, तो ये 3-4 राजनीतिक ऐसे हैं जिनका प्राइम फोकस होता है अपना एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए वोट बैंक को कहीं ना कहीं साथ नजर आते हैं। अगर उसमें कहीं सपा और बहुजन समाज पार्टी लड़ती है तो निश्चित तौर से वोट डिवाइड होते हैं, क्योंकि माना जाता था पहले कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक पर्टिकुलर समुदाय का अल्पसंख्यक वोट नहीं जाता है। पर अब जब से हम देखेंगे कि ट्रिपल तलाक की बात हुई है और जिस तरीके से इंप्लीमेंट किए गए थे महिलाओं के लिए, जिस तरीके से योजनाएं लाई गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेंधमारी जरूर की है अल्पसंख्यक वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने भी। उसमें अगर एआईएम आता है तो निश्चित तौर से जो सपा और बसपा का वोट परसेंटेज होता है उसमें एआईएम जरूर अपना सेंधमारी करती है। इसीलिए कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में काम करते हैं। पर जिस तरीके से अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लोकतांत्रिक आपके तौर पे लड़ रहा है, तो ओवैसी का ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ हो सकती है, उत्तर प्रदेश एक बढ़िया जगह हो सकती है अपनी राजनीति करने के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है कई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे आप, सहारनपुर की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, पिलोखा की बात कर लेंगी आप, अगर अवध क्षेत्र की बात करेंगे तो लखनऊ, आजमगढ़, ये सब क्षेत्र में आप पूर्वांचल में भी जाएंगे तो पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक का पूरा आपके पास एक आपके पास कहीं ना कहीं आपके जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसको लिजाने के लिए आपके पास माकूल जमीन होती है। पर क्या उस तरीके से खेल पाते हैं आप? क्या उस तरीके से आपकी राजनीति यहाँ पे दे पाएंगे? क्या ओवैसी इतना समय दे पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी 2024 में। साथ ही साथ सपा बसपा के लिए मैंने क्योंकि पहले भी आपसे बताया था कि अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है, जिस तरीके से वोट बैंक में उनको कहीं ना कहीं उनको डैमेज मिला है। बहुजन समाज पार्टी अपने 6 से 7 कैंडिडेट तो आती है, बीजेपी बसपा के साथ सहारनपुर जो कि इमरान मसूद का गढ़ माना जाता है, अभी हमारे सहयोगी के बताए थे कि अपने गढ़ में अपनी सीट को नहीं बचा पाए, तो जरूर ये कहीं ना कहीं फैक्टर उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन रहेगा कि क्या अब की सिचुएशन में अगर आप देखेंगे 2017 की बात करेंगे, 2022 के बाद की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब जो वोट परसेंटेज है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार जो अपने कैंडिडेट है, कई मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे और उन्होंने जीत भी हासिल की है। तो एक जो फैक्टर था जिसको हमने देखा था कि जिस तरह से तमाम, चाहे एमवाई फैक्टर सपा के लिए हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम कार्ड्स खेलती हो, अब अगर आप देखेंगे तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिसने सबसे, अगर आप रिपोर्टें देखेंगे 2022 से अगर आप देखेंगे तो पसमंदा समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, उसका इफेक्ट आपको जरूर दिखता है इसमें, इस पूरे चुनाव में। और इसका इफेक्ट अगर ये बनता है, बिल्कुल, इस बार पसमानदा मुसलमानों की चर्चा हुई भी खूब और शायद कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी काम कर गया बीजेपी के, अगर हम रिगार्डिंग बात करें। आप दोनों बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे निकाय चुनावों में, क्योंकि पहली बार शानदार प्रदर्शन करने वाली एआईएमआईएम के हौसले बुलंद है। पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने इसे लेकर के एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए हैं। शौकत अली ने लिखा है कि मजलिस को 1,28,547 वोट देने के लिए मेरठ की आवाम का शुक्रिया। शौकत अली ने आगे लिखा, संभल की आवाम का बेपनाह मोहब्बत का शुक्रिया। आशिया मुशीर चौधरी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी के साथ साथ इंसाफ की लड़ाई का पहला दरवाजा खुला है, लड़ाई अभी बाकी है। तो ये दर्शाता है कि एआईएमआईएम के हौसले जो है वो अब बुलंद हो चुके हैं और 2024 में जो लड़ाई होगी वो जोरदार होगी। और इसी के साथ साथ निकाय चुनाव इस मामले में भी दिलचस्प रहा, क्योंकि सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव खेलने से परहेज नहीं किया। इनमें बीएसपी नंबर 1 पर रही, जिसने 17 मेयर प्रत्याशियों में से 11 प्रत्याशी तो मुस्लिम समाज के ही उतारे थे। यह अलग बात है कि किसी के हिस्से जीत नहीं आई, और वही समाजवादी पार्टी ने 4 मेयर प्रत्याशी मुस्लिम समाज से उतारे थे। मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाने में बीजेपी भी इस बार पीछे नहीं रही। बीजेपी ने नगर निकाय में मेयर के लिए तो कोई मुस्लिम चेहरा नहीं दिया, लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत और पार्षद पदों समेत वार्ड मेंबर को मिलाकर के कुल 395 मुस्लिम चेहरों पर दाव लगाया, जिनमें से 5 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष मुस्लिम चेहरों को जीत मिली है। तो पार्षद, नगर पालिका सदस्य और नगर पंचायत सदस्यों में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। और इतना ही नहीं, विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए को पहला मुस्लिम विधायक भी मिल गया। यानी साफ है, मुस्लिम वोट बैंक के मामले में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, जो भी मिला वो पार्टी के लिए सरप्लस है। साफ है कि बीजेपी ने इस बार मुस्लिम चेहरों पर जो दाव खेला था
वो काफी हद तक कारगर साबित रहा है और बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रही कि अब मुस्लिम समाज के लिए वो अछूत नहीं रही है। इसकी तमाम वजह बताई जा रही है। सबसे बड़ी वजह कानून व्यवस्था। योगी राज में अब तक लगभग दंगा मुक्त माहौल रहा है, जिसकी वजह से भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा मुस्लिम समाज में सुधार की योजनाएं भी एक बड़ा कारण है। साथ ही स्थानीय मुद्दे और चेहरों की वजह से भी बीजेपी को फायदा हुआ है और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार मुस्लिम समाज से भी भर भर करके वोट मिले हैं। लेकिन वो बात अलग है कि बाकी की जो अन्य पार्टियां हैं, जो कि मुख्य पार्टियां रही इस नगर निकाय चुनावों में, उन्होंने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे। लेकिन इस पर आकलन तो करना होगा बीएसपी और सपा को कि मुस्लिम कैंडिडेट्स देने के बाद भी अगर उनके खाते में मुस्लिम वोट्स नहीं आए हैं तो वो वजह क्या है, मुस्लिम समाज चाहता क्या है आखिरकार तमाम पार्टियों से, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मुस्लिम समाज ये चाहता है कि हमारे बीच में आया जाए, हमारी बातों को सुना जाए, हमारी समस्याओं को सुना जाए, या फिर मुस्लिम समाज ये चाहता है कि जिस प्रकार से बीजेपी जन जन तक सुविधाएं पहुंचा रही है, सरकारी योजनाएं जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जिसमें कोई जात पात नहीं देखी जाती, वो सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं, क्या उसकी उम्मीद मुस्लिम समाज को है? और पूरी कोशिश हालांकि ट्विटर के माध्यम से या फिर बाकी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश की गई थी बीएसपी और सपा के माध्यम से मुस्लिमों तक ये संदेश पहुंचाने में कि देखिए आज भी आपको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो मैसेज डिलीवर नहीं कर पाए। और जो हकीकत थी, जो मुस्लिम समाज ने समझी कि देखिए जो विकास कर रहा है वो मौजूदा पार्टी है और इसके अलावा अगर उनके बिल्कुल कोर हितों की अगर कोई बात करता है तो वो है AIMIM। तो इस पर चर्चा करेंगे, इन तमाम समीकरणों पर। हमारे साथ लखनऊ से मनीष मिश्रा लगातार बने हुए हैं और दीपक दीक्षित हमारे साथ शाहजहांपुर से बने हुए हैं और इसी के साथ साथ सहारनपुर से हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, मैं सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी क्योंकि सहारनपुर में लगातार ये देखा जा रहा था, मैं खुद भी जब सहारनपुर गई थी और वहां पे लोगों के बीच में जब चर्चा की थी तो लोगों ने कहा था कि इमरान मसूद का जादू दिखने वाला है, लेकिन इमरान मसूद का जादू दिखा नहीं और जो वोट हैं मुस्लिम समाज के भी वो भर भर के बीजेपी के पाले में गए हैं। यानी कि अब ये साफ हो गया है कि मुस्लिम समाज अब ये देखता है कि उनके हित की बात कौन करता है और उन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कौन करता है। विनीत, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में यहाँ पर बीजेपी को बहुत अच्छे मतों से यहाँ पर जो जीत हासिल हुई है, उसका कहीं ना कहीं जो कारण रहा है वो यहाँ पर मुस्लिम वोटों को लेकर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोट यहाँ पर बीजेपी को मिली है उसके का कोई अंदाजा यहाँ पर नहीं था। क्योंकि जब यहाँ पर सर्वे किया गया तो उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जो मुस्लिम वोट है वो सीधा सीधा जो है इमरान मसूद के पाले में या बसपा के पाले में जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बहुत अच्छी सेंधमारी यहाँ पर रही है मुस्लिम वोटों को लेकर। इसके अलावा सपा भी यहाँ पर, क्योंकि सपा को भी सब लोग कह रहे थे, देखा जा रहा था कि सपा के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि सपा जो है अच्छी वोट यहाँ पर लेके जाएगी, लेकिन सपा को भी यहाँ पर बहुत अच्छा वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जो यहाँ पर काम किए हैं, जो यहाँ पर योजनाएं थी, तो उसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उसका लाभ यहाँ पर बीजेपी को मिला है। और इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर्स जो है या मुस्लिम समाज जो है वो भी जो बसपा हो या सपा हो या और पार्टियां हैं, उनकी मंशा को वो यहाँ पर वो लोग समझ चुके हैं कि आखिर उनकी मंशा जो है, पार्टियां जो है उनकी मंशा क्या है। यहाँ पर उनसे वादे करते हैं लेकिन उन वादों पर जो खरा नहीं उतरते हैं, ये जो चाहे वो सपा की बात हो या बसपा की बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बीजेपी है, बीजेपी मुस्लिम जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उनको रिझाने में कामयाब हुई है और ये नतीजे बताते हैं। ठीक है विनीत, मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक दीक्षित भी हमारे साथ लगातार बने हुए शाहजहांपुर से। दीपक दीक्षित, देखिए शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम बनी ये शाहजहांपुर सीट और यहाँ पर भी सीधा ये सीट बीजेपी के खाते में रही। क्या तमाम फैक्टर्स रहे जो कि ये सीट बीजेपी के खाते में रही? और इसी के साथ साथ क्योंकि हम मुस्लिम समाज के समीकरणों के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दिए? बिल्कुल, अगर शाहजहांपुर की बात की जाए तो शाहजहांपुर में जो जिस तरह से ये चुनाव हुआ, पहली बार मेयर का चुनाव होना था और पहली बार
जो है अर्चना वर्मा यहाँ से चुनाव जीतकर मेयर बन गई है पहले। लेकिन अगर मुस्लिम वोटर की बात की जाए तो मुस्लिम वोटर ये साफ तौर से ये साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी ये ना समझे कि मुस्लिम वोट सिर्फ हमारा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर को जो अच्छा लगेगा मुस्लिम वोट वहां देगा। ये इस चुनाव से ये साफ हो गया है, क्योंकि देखिए जिस तरह से बीएसपी की पार्टी ने भी मुस्लिम यहाँ पर कैंडिडेट उतारा था और कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट था जो निकट इकबाल यहाँ से चुनाव लड़ रही थी मेयर का, उनको लगभग 50,000 वोट मिले हैं। और जो समाजवादी पार्टी दावा करती थी कि मुस्लिम वोट हमारा है, तो वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सिर्फ 18,000 वोटों पर सिमट के रह गया है। और उसके बाद तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि वो ये मान करके चल रही है कि जो मुस्लिम वोट है वो उन्हीं का है। ठीक है, मैं लौटूंगी। मनीष, देखिए हमने तमाम समीकरण भी दिखाए कि किस किस पार्टी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए हैं। बीजेपी ने इस बार 395 मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए। हालांकि मेयर कैंडिडेट्स की बात करें तो एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिखाई दिया। बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए, लेकिन फिर भी क्या वजह रही कि बीएसपी सपा दोनों से खफा नजर आए मुस्लिम समाज? देखिए, शायद आपको बता दूं कि सबसे अहम चीज़ को अभी तक जो मुस्लिम समुदाय था उसको खाली अपनी राजनीति के लिए एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता था, और शायद अब मुस्लिम का जो समुदाय है वो इस चीज़ से उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि वो खाली एक वोट बैंक की तरह, मोहरे की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। वो एक मुस्लिम समुदाय है, एक वर्ग है और एक देश का और प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिस तरीके से विकास की धारा में तमाम वर्ग जुड़े होते हैं। हम तमाम वर्ग की बात करते हैं, इसीलिए जो मुस्लिम चेहरे होते हैं, जो मुस्लिम वर्ग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारत की देश की तमाम योजनाओं के लिए बहुत अहम वर्ग आता है, एक अहम हिस्सेदारी आती है। तमाम वर्गों की तरह मुस्लिम भी एक वर्ग है जिसको कहीं ना कहीं सपा या बसपा या तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी वो अपने एक वोट बैंक की तरह यूज़ करती थी। और अब जिस तरीके से हमने देखा था, चाहे एनआरसी की बात करें, चाहे ट्रिपल तलाक की बात करें, जो ऐसे मुद्दे थे जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को हिट करते थे, इसको लेकर भी विपक्ष ने लगातार कहीं ना कहीं माहौल बनाने का काम किया था, जिसके विरुद्ध भी हमने देखा था कि 2019 का 2022 का जो चुनाव हुए थे उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ते नजर आए थे। तो शायद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के कामों के साथ, अपनी योजनाओं के साथ, चाहे वो हर वर्ग की महिलाएं हो, चाहे मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हो, चाहे किसी वर्ग का इंसान हो, सबको कहीं ना कहीं साथ देते हुए चलते हैं। और जिस तरीके से पसमानदा वर्ग पे काम किया गया है, उसके बाद अब लग रहा है कि जिस तरीके से और ये पसमानदा मुस्लिम वाला कार्ड 2024 में भी खूब चलेगा मनीष। निश्चित तौर से देखिए, पसमानदा समाज को एक साथ जोड़ने को लाके और मुख्य धारा से लाने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रही है, और इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलता हुआ शायद दिखाई दे सकता है अगर वो इसको और ज्यादा भुना सकते हैं। तो ठीक